नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी खास मुलाकात है डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर जनाब मंजूर अहमद कादरी साहब से, जिनसे आज हम बात करेंगे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्या कुछ हो रहा है जिला भर बांडीपोरा में। आपको मालूम है कि डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा जब से उन्होंने अपना ओहदा और पद यहाँ पे संभाला, काफ़ी कंसर्न है आवाम की मुश्किलात को लेकर, काफ़ी कंसर्न है यहाँ की तरक्की को लेकर, काफ़ी कंसर्न है हर एक महाज पे ज़िले को आगे ले जाने में। लेकिन जहाँ पर आज हमारे समाज में पनपती हुई बुराइयां, जिनमें नशे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे चैलेंज लेके चल रहे हैं। हम डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर जनाब मंजूर अहमद कादरी साहब से जानने से पहले एक शेर आपके लिए ज़रूर अर्ज़ करना चाहेंगे और अपने सामीन के नाम ये शेर अर्ज़ करेंगे। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी कादरी साहब, नशा मुक्त भारत अभियान में बांडीपोरा में क्या कुछ आप लेके चल रहे हैं? जैसे आपको मालूम ही है कि इस सोसाइटी में जो नशे की लत में हमारे जो जवान मुलव्वस हो गए हैं, ये हर एक सोसाइटी का और सोसाइटी के हर एक फर्द का कंसर्न है। और चूंकि मैं इस ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर हूँ, उस के हवाले से मेरी ज़्यादा फ़राइज़ भी हैं और मेरी ज़्यादा कंसर्न्स भी हैं इसके लिए। एक्चुअली हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने से ये मसला हल नहीं होगा, बल्कि हमें हर एक पहलू पर, हर एक लेवल पर इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने हैं। चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो सप्लाई एंड डिमांड का नेटवर्क है। इन सारे एस्पेक्ट्स पर हमको टारगेट करना है और वही टारगेट करने के बाद ही हम इस लानत से इस समाज को मुक्त कर सकते हैं। जी कादरी साहब, हम आपको पहले बधाई भी देंगे इस बात के लिए कि आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही है। हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क को ब्रेक किया ही जाता है, इसका श्रेय आपको भी जाता है। साथ के साथ ये बताइए कि कौन सी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो विभिन्न तरीकों से आप लेके चल रहे हैं और उस पर आप लगता है आपको कि आप एकदम अपनी जगह मुतमईन है कि ये मौसर कार्रवाई यहाँ से हो रही है? सिर्फ एक स्टेप लेने से ये जो बुराई खत्म नहीं हो सकती। सबसे पहले हमें अवेयरनेस पर ध्यान देना है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं या मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स में जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर एक जागृति पैदा करनी है, अवेयरनेस जनरेट करनी है कि इस बिदअत के नुकसानात क्या हैं, इससे हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, मुज़िर असर पड़ेगा। नंबर 2 कि इन जवानों की जो एनर्जी है, इनका पोटेंशियल है, उनको चैनलाइज करना है। नंबर 3, जो इसको फैलाने वाले लोग हैं, जो विक्टिम्स को और ज्यादा विक्टिमाइज करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो कानूनी जो शिकंजा है वो कसना, और फिर जो हमारे आइडेंटिफाइड विक्टिम्स हैं उनको इस लानत से बाहर निकालना, उसको फिर रिहेबिलिटेट करना। ये 5 स्ट्रेटेजीज साइमल्टेनियसली चलती हैं। इसके अलावा हमारे जो सप्लाई के रूट्स हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की कि यहाँ पर सप्लाई का कोई रूट नहीं है। जैसे बारामूला और कुपवारा में आपने देखा होगा कि जो सप्लाई के रूट्स हैं ड्रग्स के, वो बहुत सारे हैं और मुख्तलिफ जरियों से वो जो ड्रग्स है उस जिले में पंप हो रहे हैं। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में कोई सप्लाई का रूट नहीं है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है या अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कंजम्पशन चूंकि यहाँ पर है और ड्रग्स जनरेट करने का भी यहाँ पर कुछ एरियाज में, चाहे वो ओपीएम कल्टीवेशन है या वो भंग की कल्टीवेशन है, उस पर हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पिछले साल हमने 1293 कनाल्स पर जो भंग थी वो जाया कर दी। उसमें हमारा मेजर रोल रहा पुलिस का, एक्साइज डिपार्टमेंट का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इस लैंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद की और फिर इसको डिस्ट्रॉय करने में भी पूरी तरह से वो इसमें जुटे रहे। और इस पूरी जो फसल थी वाइल्ड भंग की, उसको हमने जाया किया ताकि जो भी नई नस्ल है उसको ये जो भंग है या जो चरस है वो मिले ही नहीं। जब आप किसी जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है या जो नारकोटिक सब्सटेंस है उसको आप फील्ड से गायब कर देंगे, तो फिर लोगों का जो रुझान है उसकी तरफ वो कम हो जाएगा और वो उनकी जो एनर्जी है उसको हम अच्छे कामों के लिए चैनलाइज कर सकते हैं। कादरी साहब, आपको मालूम है कि आज के दौर में जब
कोई किसी काम में पड़ जाता है तो वो उसके नित नए तरीके और विभिन्न तरीके ढूंढता है। कुछ लोगों के लिए ये धंधा है, जैसे उसको बिजनेस के लेके लोग चलते हैं, मनी जनरेटिंग कार्य दिखा रहे हैं उसको और पैसा कमाने का जरिया है, भले ही किसी के बच्चे को, किसी के परिवार को कितना भी दुख दर्द मिले। जहां पर भांग की, नार्कोटिक सब्सटेंसेस वगैरह की बात हमने की, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिला भर में जहाँ पे कार्रवाइयां होती गई। लेकिन एक और नया तरीका जो है, ऑनलाइन कुछ लोग ड्रग्स मंगाते हैं, किसी नाम के पैकेट्स आते हैं, या जितने ड्रग स्टोर्स हैं वहां से कुछ वो स्पोर्ट्समोप्रॉक्सॉन या कुछ ऐसे तरीके के टैबलेट्स, या पेरेंट्स की निगाह से जो चीजें घरेलू वस्तुएं होती हैं जिन पे हम बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उससे जागरूकता आ जाती है। लेकिन आपको लगता है कि जो आपका ड्रग कंट्रोल एजेंसीज हैं या दूसरे जो मेडिकल स्टोर हैं वगैरह, उन पे क्या शिकंजा है, उनके क्या रूलिंग्स है और उनको कैसे आपने पकड़ में रखा है कि वही प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई दें, और क्या उसका वो कार्यभाग आप हमें बता देंगे यहाँ पे सामीन को? जो हमारी एनकॉर्ड की टीम है वो बहुत ही मौसर तरीके से काम कर रही है। उसमें बहुत सारी एजेंसीज हैं, उसमें एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, पुलिस है, एक्साइज है, रेवेन्यू है, और इसी तरह से ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भी उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जितने भी हमारी दवाई की दुकानें हैं, 321 दवाई की दुकानें हैं बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, उनमें 80% दुकानों में हमने कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। किसी भी दुकान में अगर आप दवाई लेंगे वो आपको कंप्यूटराइज्ड बिल देगा, उसका रिकॉर्ड वहां पर रहेगा। फिर जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो रेगुलरली देखता है कि इसने कौन कौन सी मेडिसिन वहां से बेची है। इसके अलावा 100% जितनी भी चाहे होलसेल की है या रिटेल की मेडिसिन की दुकानें हैं, उन सब में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस और जो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अफसरान वहां पर जाके रेगुलरली इनमें वो वेरीफाई करते हैं कि किस किस्म की दवाइयां बेची गई हैं, किस किस्म की दवाइयां बेची जा रही हैं, या वो ये भी इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वो स्टोर तो नहीं हो रही है, बेची तो नहीं जा रही हैं। जो इनका चैनल है रिटेल स्टोर्स का या जो होलसेल स्टोर्स है मेडिसिन का, उनका जो चैनल है आने का और जाने का, उसको पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है और ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पूरी तरह से जुटी हुई है। इसके अलावा हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इस पर नजर रखे हुए हैं, और जहां पर भी कहीं ये इनपुट्स आते हैं कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का कहीं पर वो कारोबार चल रहा है या कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इमीडिएटली उसको सीज किया जाता है, उस कंसाइनमेंट को सीज किया जाता है, और उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनके खिलाफ FIRs भी लॉन्च हुए हैं। पिछले साल हमने यहां पर इस कार्रवाई में 77 FIRs लॉन्च किए हैं, जिसमें 96 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ ज़ब्ते की कार्रवाई की गई। उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो छोटी क्वांटिटी के सब्सटेंसेस उनके पास थे, कुछ कमर्शियल क्वांटिटी में भी सब्सटेंसेस थे जो उनसे रिकवर किए गए, और वो उन सब केसेस का चालान जो कॉम्पिटेंट कोर्ट में किया गया, उनका केस चल रहा है जुडिशियल डिटर्मिनेशन। बहुत ही हौसला अफजा बात यह है। एक बात जानना जरूर चाहेंगे, और पेरेंट्स को भी आप ये पैगाम दें, और जो भी अपने लिए मेडिसिन लाते हैं या किसी के लिए ले जाते हैं, जैसे किसी बच्चे को कहा जाता है कि आप बाजार से ये मेडिसिन लेके आइए, क्या आप पेरेंट्स से ये तलकीन करेंगे कि जब बच्चा या कोई रिश्तेदार या मेडिसिन खरीदने वाला हो, उसको आप तलकीन करेंगे कि मेडिसिन के साथ साथ वो घर जाके वो कंप्यूटराइज्ड बिल भी दिखाए, और जितने भी यहाँ पे ड्रग या हम ये कहेंगे मेडिसिन की शॉप्स हैं उनको भी आप ये कहेंगे कि तब तक आप किसी को कोई भी मेडिसिन न दें जब तक आप उसके हाथ में, एक हाथ में मेडिसिन और एक हाथ में कंप्यूटराइज्ड बिल। और साथ के साथ एक और बात पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, जितने भी CCTV कैमरास लगे हैं हर एक मेडिसिन के स्टोर पे, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाता है, और वो फुटेज वगैरह उसका क्या तरीकेकार है उसको देखने का, और कौन देखता है, कौन सी एजेंसी उसको मॉनिटर कर रही है? क्या उन फुटेज से आज तक आपको कोई सहायता मिली है कि अगर कोई गलत ड्रग बेचा जाता है या किसी गलत मेडिसिन की या किसी और चीज की डिमांड कर रहा है, उन फुटेज का अभी तक क्या आपको अभी तज्जिया रहा? इस सवाल के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसका ताल्लुक अवेयरनेस के साथ है, वो हम चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं, टारगेट ग्रुप हमारा दोनों है, बच्चे भी हैं पेरेंट्स भी हैं, दोनों हमारा टारगेट ग्रुप है। तो इसमें हम अवेयरनेस जनरेशन के जरिए से लोगों को जागरूक करते हैं कि आज के दौर में उनके लिए क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इस चीज को रोकने के लिए। कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम एक स्टेप है इसके लिए, Exactly. वो पूरा प्रोसेस नहीं है, एक स्टेप है।
कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम, और जो सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग है उसके लिए ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स हर हफ्ते यहाँ पर जो फुटेजेस है इनकी एनालिसिस करते हैं। और इसके अलावा जो पुलिस के जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, पुलिस के अफसरान है, वो भी इसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अलावा ये एक सोशल ऑफेंस है। हमें सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि हमें इस ओहदे पर रखा गया, बल्कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा है। और उस हवाले से हमारा ये फर्ज बनता है कि जो ये नौजवान पौध है, ये सिर्फ इनके वालिदीन का असासा नहीं है, बल्कि ये हमारी सारी सोसाइटी का असासा है। हमें इसमें ये देखना है कि ये किसी गलत रास्ते पर ना भटक जाएं, और हमें इन को सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी इकदाम करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर पूरी तरह से लगी हुई है। और जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी मिस्टर डुलू साहब हैं, वो इसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस को वो असेस करते हैं। हर 3 महीने के बाद इसमें एनकॉर्ड की मीटिंग होती है, जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब चेयर करते हैं, और वो फिर परफॉर्मेंस देखते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की, और अपनी इंस्ट्रक्शंस जो उनकी होती हैं वो हम रेगुलरली इंप्लीमेंट करते हैं। आपने बात की कि हम लोग सभी समाज के साथ जुड़े हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको समाज से? साथ के साथ ये भी बता चलें कि देश भर में व्यापक परिस्थितियां हैं जहां पे ड्रग मिनेज को कंट्रोल करने में अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन हम दिक्कतों को एक तरफ करके ये भी कहेंगे कि बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। दुर्लभ स्थिति में जहां पर जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत सारी कार्रवाइयां की गई ड्रग मिनेज को हटाने के लिए। जब कभी पंजाब की बात होती थी तो उड़ता पंजाब उसको कहते थे। और हम ये कहेंगे कि नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीद तो न हो जाएंगे हम। हमें पूरा विश्वास है और हम आश्वासन के साथ ये कहेंगे कि जहां पर आप जैसे अफसर लोग इस पर संजीदा तरीके से सोचते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं, तो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं से क्या तवक्कात हैं उनसे, और अभी तक के क्या कॉपरेशन आपको हासिल हुई है? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, एक सोनावारी, एक बांडीपोरा और एक गुरेज। गुरेज असेंबली सेगमेंट में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं पाया गया, ना वहां पर कोई रिकवरी हुई, और उसको हमने नशा मुक्त पहले ही करार दिया गया है। तो अभी हमारे पास एक जो 2 असेंबली सेगमेंट्स हैं, इन पर हमारा पूरा फोकस है। जो मैंने पहले ही अर्ज किया कि हमारी मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रेटेजी है। टारगेट ग्रुप हमारा सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नौजवान को ही बहकाया जा सकता है। तो कॉलेजेस में, जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इवन हाई स्कूल्स में हम रेगुलरली अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा टारगेट ग्रुप है ड्राइवर्स का, या वर्कर्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, तो उनके साथ भी हम रेगुलरली इंटरेक्शन करते हैं। रेगुलरली उनको हम ये इस बारे में अवेयरनेस के लिए बुलाते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है इसका, अवेयरनेस जनरेशन का। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको, जो लोग इसमें इन्वॉल्वड है इस ड्रग को फैलाने में, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसने का, वो बहुत ही जरूरी है। पिछले साल इसमें यहां पर 5 जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, जिनकी कुल मालियत 63 लाख रुपया है उन प्रॉपर्टीज का। इसके अलावा जो मैंने पहले ही अर्ज किया, 77 FIRs लॉन्च हुए हैं, 96 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। इसके अलावा जो पिट NDPS है, जिसकी कॉम्पिटेंस डिविजनल कमिश्नर साहब के पास है, वो इसमें डिटेंशन ऑर्डर्स इशू करते हैं। तो 16 वारंट्स यहां पर इशू हुए हैं, और 16 लोगों को जो इस ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे उनको इसमें पाबंदी सलासल किया गया। इसके अलावा जो हमारे ये यूथ है, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, जो एडिक्ट हो गए, उनकी रिहैबिलिटेशन, उनकी डी एडिक्शन के लिए यहाँ पर बांडीपोरा में एक डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर है जो पूरी तरह से काम कर रहा है। और उसमें जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, काउंसलर्स हैं, मैं रेगुलरली भी खुद उसमें विजिट करता हूँ। हाँ, तो उसमें जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं हम उनको इस चीज से बाहर निकालने की।
कुछ लोगों को हम वहां पर दाखिल भी करते हैं, उनकी वहां पर इंडोर ट्रीटमेंट होती है। पिछले ही महीने में वहां पर मेरे विजिट के दौरान वहां पर एक लड़के को देखा मैंने, उसकी फैमिली भी साथ थी, तो वो खुद भी चाह रहा था कि मैं इस चीज से निकल जाऊं, क्योंकि इसमें जो बच्चा फंसता है, एडिक्ट हो जाता है, वो फिर चाहते हुए भी नहीं निकल पाता जब तक उसको डी एडिक्शन के पूरे प्रोसेस से न निकाला जाए, गुजारा या जाए, उसको वो एक ऐसा माहौल मिले कि लोग उसको अपनाएं और ओन करें। वो इसमें तीसरा स्टेप आ जाता है। पहला है उसको आइडेंटिफाई करके डी एडिक्शन सेंटर में ले जाना, दूसरा स्टेप है उसको डी एडिक्शन के प्रोसेस से गुजारना। डी एडिक्शन से जब वो गुजर जाता है फिर वो इस वार्ता को जारी रखते हैं। आपको पहले एक बार फिर मैं बधाई दे दूं, इसलिए कि गुरेज क्षेत्र जो आपका है वो नशा मुक्त है, और वहां के लोगों को भी बधाई दे देंगे, हम वहां के रहने वालों को बधाई दे देंगे, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई दे देंगे। कादरी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बांडीपोरा को 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से बांट के रखा है, या पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर से यहाँ पे थाना क्षेत्र होता है, आपको लगता है कि कोई ऐसा हॉटस्पॉट है जिसको आपको ज़्यादा मौसर तरीके से देखना होगा, या कोई ऐसा थाना क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा केस हैं? आपकी नोटिस में ज़रूर ये होगा। और आपने साथ के साथ ये भी एक एनकरेजिंग बात की कि आप खुद जाके हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे आप रिहैबिलिटेशन खुद विजिट करते हैं, या जो ठीक होते जा रहे हैं उनको फिर दोबारा से अपने बैक इन द ट्रैक ऑफ द लाइफ लाना चाहते हैं। क्या लगता है कि कोई थाना क्षेत्र ऐसा है जहां पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जहां पर लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है, या जहां पे वहां की समाजी कारकुनान को ज़्यादा नज़दीक आने की ज़रूरत होगी और हाथ के साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है? सही बात है। जो हमारा सुंबल और हाजिन एरिया है, वहां पर हमने जो ओपीएम और जो भंग की जो फसल थी वहां पर उसको डिस्ट्रॉय किया, वो हमारा एक हॉटस्पॉट है, क्योंकि वहां पर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ओपीएम और चरस का वहां पर ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ट्रैफिक भी ज्यादा होती होगी। उसकी ट्रैफिकिंग भी वहीं से, अगर बारामूला ये बांडीपोरा में कोई सब्सटेंस स्मगल हो रहा है तो रूट उसका वही है, वो वहीं से आ जाता है। इसलिए उस एरिया में हमको फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला काम हमने किया कि उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जहां पर ये इसकी प्रोडक्शन होती है इन ड्रग्स की, जैसे चरस की और अफीम की। इसके अलावा इसमें जो इन्वॉल्वड लोग हैं उनको हमने दूसरे काम में लगाने की कोशिश की, जैसे वो मुमकिन स्कीम हमारी एक है, ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं उनको हम सब्सिडी पर गाड़ियां फराहम करते हैं, तो उसमें उनको एडजस्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा जो अब कुछ क्रॉनिक ट्रैफिकर्स हैं उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्टेप्स यहाँ पर हैं, जो हमारी यहाँ पर कोशिशें हैं सारी एनकॉड टीम की, चाहे उसमें रेवेन्यू है, पुलिस है, एक्साइज है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट्स इसमें कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, हमारा जो टारगेट है इस जिले को नशा मुक्त करना, उसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जितने भी हमारे यहाँ पर एडिक्ट्स हो चुके हैं उनको रिहेबिलिटेट करने, वापस काम पर लाना, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम्स है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है, हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनको हम वहां पर एकोमोडेट करें ताकि उनको रोजगार मिले, और उस रोजगार के हवाले से फिर वो उस परेशानी में वापस ना जाएं। जब किसी आदमी को, किसी शख्स को, किसी नौजवान को अब काम में एंगेज करते हैं, फिर उसको उस एडिक्शन में, ड्रग ट्रैफिकिंग या ड्रग के कंजप्शन में जाने के चांसेस कम होते हैं। माहिरीन नफ्सियात की स्टडीज के मुताबिक अभी ये पता चला है कि एंग्जाइटी को कम करने के लिए खेल कूद, इंटरटेनमेंट, तफरी वगैरह, जैसे आपने पहले भी कहा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह रहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स को, इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स को या तफरी जैसे प्रोग्राम्स को ऐसे बढ़ावा दिया जाए ताकि उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो जो लेवल है, जो ग्राफ कहीं ऊपर जा रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं? तो कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स, कैसे, आप उसका थोड़ा सा खुलासा करें प्लीज। यहाँ पर बहुत सारे जो नशा मुक्त क्लब्स को एस्टैब्लिश किया गया है, उन नशा मुक्त क्लब्स में हम जवानों को ये मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो करती ही है, इसके अलावा जो हमारे फोर्सेस यहाँ पर है, सीआरपीएफ का 3rd बटालियन, उन्होंने पिछले महीने यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले 14th आरआर की तरफ से यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे
बहुत सारे जवान उसमें इन्वॉल्व हो गए और जो ये आइडल ब्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है उनको इससे निकाल के हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, या चाहे वो फोर्सेस के लोग हैं, फोर्सेस की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी हमारा इसमें साथ देती है और हम मिल के इसमें ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे लोग उसकी तरफ माइल हो जाए, एनकरेज हो जाए और ये जो ड्रग कंजम्पशन या ड्रग ट्रैफिकिंग है इससे वो निजात मिलेगी। बहुत सारे वॉलंटियर ग्रुप्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और बांडीपोरा में अवश्य काम करते जा रहे हैं। बहुत सारे सपोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, जैसे और भी मतलब काउंसलिंग्स होती हैं या बच्चों को आउटिंग के लिए जाया जाता है, यहाँ पे ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सहयोग है उन वॉलंटियर ग्रुप्स के लिए जो इस पे काम कर रहे हैं? यहाँ पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर है उसको एक एनजीओ ही चलाता है, उसको फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से होती है, लेकिन उसको यहाँ पर चलाने वाला एक एनजीओ ही है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि ये विंटर खत्म होने के बाद जो यहाँ पर ट्रैकिंग के रूट्स हैं या जो गुरेज हमारा एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है, उसमें हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग जो इस ट्रेड में, इस बिजनेस में जाना चाहते हैं, उनको भी हम एनकरेज कर रहे हैं कि वहाँ पर ट्रैकिंग के जो एक्सपेडिशंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, या जो वहाँ पर टेंट लगाने का काम है, टेंट कॉलोनीज वहाँ पर एस्टेब्लिश हो रही हैं, टूरिस्ट्स को असिस्ट करने की फैसिलिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग इसमें आना चाहते हैं, अपना रोजगार भी कमाना चाहते हैं, तो वो इसमें हमसे राब्ता भी कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग उनके साथ होगा और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस जो ट्रेड को एस्टैब्लिश किया जाए, इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि टूरिज्म हमारा एक ऐसा सेक्टर है इसमें जितने भी लोग हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं वो हो सकते हैं। जितना टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा उतने हमारी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जब गुरेज की तरफ आएंगे या यहाँ पर ट्रैकिंग के रूट्स पर जाएंगे, उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो जवान है वो इसमें रोजगार पा सकते हैं और अपना जो फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। हम एनकॉर्ड पे फिर से बात करेंगे, जहां पे आप सरकारी मशीनरी को बरोकार लाते हैं, उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी में जैसे हमारे आइमा है या दूसरे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, पावर मंडल है, ट्रक ड्राइवर्स का एसोसिएशन है, मेडडार एसोसिएशन है, या दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समाज में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे काम करती हैं और उनकी एक गिरफ्त होती है। यूथ में भी बहुत सारे यूथ आइकन्स हैं, यूथ मोटिवेटर्स हैं, या जिनको एक यूट्यूबर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। क्या उनके साथ अभी तक आपने इसमें उनका सहयोग लेके उनको अपने पास बुला के या उन तक अपनी बात पहुंचाने में इस मामले में कितनी कार्रवाइयां हुई हैं? चूंकि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि ये एक सोशल इशू है और हमें एज सिविल सोसाइटी के मेंबर्स या एज पेरेंट्स ऑफ दिस यूथ वो देखना है। तो इसमें ये आपने अच्छी तरह से एक अच्छा एक सुझाव दिया है कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको हम इसमें कॉन्फिडेंस में लें और उनके ज़रिए से फिर मैसेज आएगी सोसाइटी में कि ये इसकी इविल्स क्या है। लेकिन जो आपने रिलीजियस हेड्स के बारे में बताया, हमने पहले ही उनके साथ ही टेकअप किया है और बहुत सारी मस्जिदों में जुमा का जो खुतबा होता है, जुमा का जो वाज होता है, तो जुमा के वाज में बहुत सारे जो हमारे खतीब हजरात हैं वो इसमें तलकीन करते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, इसके मुज़िर असरात, इसके इविल इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं। और जो सिविल सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है इन आइमा, इन खतीब हजरात का, वो बहुत ही रिमार्केबल है। इसके अच्छे नताइज भी सामने आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस एस्पेक्ट को भी हम आगे चलाएंगे और इन आइमा हजरात, ये जो मौलवी हजरात हैं, इनकी सर्विसेज से भी हम इस पर काबू पाएंगे। और जो दूसरा एस्पेक्ट आपने बताया कि जो आइकॉन्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ भी हम इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे और उनकी खदमात भी हासिल करके इस जो एक सोशल इविल है इस पर काबू पाएंगे। जहां पर कॉन्फिडेंस की बात की जाती है और जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है वो कॉन्फेशन के लिए तैयार हो जाता है। कोई ऐसा केस जहां बांडीपोरा में गुजरा हो जिसने वॉलंटियरली कॉन्फेशन किया हो और वो रोल मॉडल बना हो दूसरे एडिक्ट्स को रोकने के लिए कि इसकी जो दुर्लभ
नताइज होते हैं किसी के जीवन पे और किसी परिवार पे और साथ के साथ समाज में, या किसी की हत्या हो जाती है और पुलिस उसका खुलासा इस तरीके से क्यों नहीं करती कि इसकी जो मौत वाकई इस साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को लेने से हुई। और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, कहीं दूर दराज आगे पीछे हमने देखा कि मौत हो गई लोगों की, लेकिन उस पर फिर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। अच्छा ये होता कि लोगों के सामने बात रखी जाती कि इसकी जो मृत्यु है इसी कारण हुई है। जब से मैंने यहाँ पर ये चार्ज संभाला है, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि किसी जवान या किसी शख्स की मौत साइकोट्रॉपिक या नार्कोटिक सब्सटेंसेस लेने से हुई है। लेकिन जो इसमें एडिक्ट्स हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो इसका रूट है, कि जो ट्रैफिकर्स इसके हैं, क्योंकि जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ हमें पूरी हमदर्दी है, उसको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, उसको इस चीज से बाहर लाने की जरूरत है। लेकिन जो इसके ट्रैफिकर्स हैं, जिन्होंने उसको इस परेशानी में मुब्तला किया, जिन्होंने इस लानत में उसको गिरफ्तार किया, तो उनके ऊपर कानून का शिकंजा, उनके ऊपर प्रहार करने की जरूरत है। तो हम इन बच्चों से ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इनको कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि ये विक्टिम्स हैं, इनके साथ कोई सख्ती नहीं की जा सकती। इनको कॉन्फिडेंस में लेके इनको रिहेबिलिटेट करने के बाद फिर वही हमें इसका जो ट्रैक है उसके बारे में इत्तला देते हैं, और फिर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वो उन ट्रैफिकर्स पर फिर अपना प्रहार करती है। अंत में सिर्फ आपसे दो बातें जानना चाहेंगे। एक अंग्रेजी का शब्द है सोशल ऑडिट। आपको लगता है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे तैयार हो गए हैं जो सोशल ऑडिट करें? जैसे मैं गलत कर रहा हूं तो आप मेरा एकदम मुझे टोकें कि जी आप ऐसे गलत कर रहे हैं, या अगर हमारा बच्चा गलत कर रहा है या पड़ोसी का बच्चा गलत कर रहा है, रिश्तेदार का बच्चा करता है, तो पर्दा डालने के बजाय अगर पेरेंट्स के सामने हकीकत को लाया जाए, या टीचर अपने बच्चे को समझाए कि आप ऐसे गलत कर रहे हो। और इसके साथ साथ दूसरी बहुत बड़ी बात है कि रियल लाइफ से बाहर निकलकर रियल लाइफ में हमें कैसे जीना है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो आपने एस्पेक्ट बताया वो शुरू हो रहा है, इसका मतलब है हमारी सोसाइटी में ये चीज है। कुछ लोग सामने आ रहे हैं, पेरेंट्स सामने आ रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं, ये सही बात है। लेकिन अभी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर अभी इसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस हैं, लोग इसको छुपाते हैं, और उस चीज को, उस इनहिबिशन को हमें खोलना है। इस चीज को छुपाने का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें इन लोगों को बाहर लाने की जरूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर रही है, सिविल सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेके, और जो आपने अभी याद दिलाया कि जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, उनके जरिए से भी हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। तो मैसेज का जहां तक ताल्लुक है, मैसेज इसमें लाउड एंड क्लियर है कि अगर हमें इस राष्ट्र को, इस देश को आगे चलाना है, हमें इस नशा मुक्त भारत का सपना देखा हुआ है, उसको साकार करना है। और सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो जुरिस्डिक्शन है बांडीपोरा, हमें नशा मुक्त बांडीपोरा के लिए पूरी कोशिश करनी है, चेष्टा करनी है, और हम जितना भी कोशिश करेंगे उतना कम है। और अल्टीमेटली हमें जो ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, इसको इस बिदत से, इस परेशानी से मुक्त करना है। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए, याद करते हुए एक बात आपके साथ साझा करना चाहेंगे और अपने नाज़रीन के साथ भी साझा करना चाहेंगे। हमारा पड़ोसी देश जो इस वक्त विश्व भर में बहुत बड़ा देश कहलाता है वो है चाइना। चाइना में कभी बात होती है, उनके लोगों को ओपियम ईटर्स कहा जाता था, लेकिन वही चाइना बहुत आगे जा चुका है। जैसे आपने कहा कि हमें चेतना लेनी होगी, हमें ये चेतना आज देख के चलेंगे कि अपने देश को, भारतवर्ष को नशा मुक्त भारत देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम आपसे यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि बहसीत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुर, आपका क्या सहयोग रहेगा अंत में, और पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, आखिरी मैसेज? जितनी भी इसमें लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो एजेंसीज हैं, सारे मिलकर इस पर एक जॉइंट स्ट्रैटेजी लेके काम कर रहे हैं। जो मैंने पहले ही बताया कि हमारी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है, लॉ एनफोर्समेंट भी है, ट्रैफिकिंग के रूट्स को भी काटना है, सप्लाई को भी खत्म करना है, डी एडिक्शन भी करनी है, अवेयरनेस भी जनरेट करनी है, रिलीजियस प्रीचर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। तभी जो हमारा गोल है उसको हम अचीव करेंगे। और मुझे उम्मीद है इस बात की कि जब हम अगली बार मिलेंगे, मैं आपको ये यकीन से
कह पाऊंगा कि हमारा बांडीपोरा इस नशा मुक्त अभियान में बहुत आगे है और हम नशा मुक्त भारत बनाने में अपना जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की बहुत अच्छी वार्तालाप के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।